वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की साइंस का सेकंड चैप्टर और ये मेरा उसका चौथा पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में हमने लर्न किया था मिक्सचर्स के बारे में, टाइप ऑफ मिक्सचर्स। टू टाइप्स के मिक्सचर्स थे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का जो एग्जाम्पल था उसे हम कहते थे ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। हेटेरोजीनियस में बच्चों दो एग्जाम्पल आए थे फाइनली हमारे पास, एक था कोलोइडल और एक था सस्पेंशन। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इनके टाइप। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कंसंट्रेशंस। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेसिक चीज है बच्चों, इसके साथ में हम इनके एग्जाम्पल भी लर्न कर लेंगे। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्लासिफाई एज फर्स्ट का नेम क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट का नेम है सॉलिड सॉल्यूशन। नाम से ही मालूम है कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा हमारा, यहां लिख रहा हूं मैं सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा। सेकंड टाइप हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा, लिक्विड होगा। थर्ड हमारे पास आ रहा है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, थर्ड कौन सा होगा, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वो गैस होगी। अब वापस आ जाएं, अब इनको मैं फर्दर आगे क्लासिफाई कर सकता हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूट कौन कौन पॉसिबल है उसमें। सॉल्यूट में सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो सॉल्यूट तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड। इसी तरह से यहां पर भी क्या क्या पॉसिबल है, लिक्विड सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी। यहां पर भी सेम कंडीशन बच्चों, दी गैस सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट कौन हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकते हैं। तो यदि मैं इनके बेसिस पर टाइप एग्जाम्पल में जाएं तो मैं यहां पर आपको 9 टाइप के डिफरेंट सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल बता रहा हूं बच्चों। आपके सामने बच्चों देखो ये टेबल आ रही है। इस टेबल में यदि आप ढंग से देखेंगे आप लोग तो एक तरफ लिखा हुआ है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में यदि आप सॉल्वेंट के ऊपर जाओगे तो वहां देखोगे जो 3 टाइप्स है उन तीनों में जो सॉल्वेंट है वो गैस है। सॉल्यूट फर्स्ट में गैस है। इसमें एग्जांपल है बच्चों एयर। हमारी जो एयर है इसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है वो सारे गैसियस हैं, और इस एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन यदि ज़्यादा है, और हमें मालूम है कि जो ज़्यादा होता है उसे हम सोलवेंट कहते हैं, तो नाइट्रोजन हमारी क्या है, सोलवेंट है। और बाकी चीज़ें क्या है बच्चों, हमारे लिए सोल्यूट है। ऑक्सीजन है वो सोल्यूट हुई, आर्गन है सोल्यूट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सोल्यूट है। सेकंड बच्चों इसी का एग्जाम्पल है लिक्विड गैस। तो यहाँ सोल्वेंट तो कौन है, गैस ही है। सोल्यूट कौन है, लिक्विड है। क्लोरोफॉर्म के छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स, ध्यान रखना उन ड्रॉपलेट्स की जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होगी, वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, और क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में सस्पेंडेड रहते हैं वो। तो ज़्यादा कौन है, एयर। थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स किसके हैं, क्लोरोफॉर्म के हैं। थर्ड बच्चों है कंफूर इन नाइट्रोजन गैस। दिवाली के समय जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते तो जो हम कंफूर काम लेते हैं ये वही कंफूर है, और हमें मालूम है कि कंफूर सब्लिमेशन शो करता है। कंफूर सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं गैसियस पार्टिकल्स कंफूर के, वो रियल में सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन उनकी जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से कम है। तो कंफूर गैस में जो पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों सेकंड एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन का।
लिक्विड सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या हुआ कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा। अब इसमें भी 3 एग्जांपल है। फर्स्ट है गैस सोल्यूट होता, तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये थोड़ी बहुत वाटर में डिसॉल्व होती है, तभी तो एक्वाटिक एनिमल्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, एक्वाटिक लाइफ में वो सरवाइव करते हैं। तो ऑक्सीजन यदि वाटर में डिसॉल्व है तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, तो ऑक्सीजन हुई, वाटर जो है लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट हुआ। दूसरा इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कार्बोनेटेड ड्रिंक। याद रखना बच्चों, कार्बोनेटेड ड्रिंक का मतलब है कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, इन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। तो यहाँ सोल्यूट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों है? क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है। सॉल्वेंट कौन है वहाँ पर? वाटर है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसी का लिक्विड। लिक्विड किसी भी लिक्विड को यदि हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है लिक्विड। लिक्विड का एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। थर्ड हमारे पास है सॉलिड इन लिक्विड, तो किसी भी सॉलिड को यदि हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा। शुगर को डिसॉल्व कर दो, कॉमन साल्ट को डिसॉल्व कर दो। यहीं पर एक बच्चों एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आता है जो हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है, वो है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या है? आयोडीन जो सॉलिड होता है उसको यदि हम अल्कोहल में डिसॉल्व कर दें तो वो कहलाता है टिंचर आयोडीन। इस टिंचर आयोडीन में सोल्यूट जो है वो आयोडीन है, सोल्वेंट जो है वो अल्कोहल है। कभी कभी हम इसमें अल्कोहल के साथ थोड़ा सा वाटर भी मिक्स कर देते हैं। और ये टिंचर आयोडीन बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक है। आपकी स्कूल में यदि एमआई रूम है, मेडिकल रूम है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रूम है, तो वहाँ ये आपको मिल जाएगा बच्चों। अगला थर्ड हमारे पास है सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट कौन होगा? सॉलिड होगा। और सॉल्यूट कौन होंगे? गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल है इसका सॉलिड सॉल्यूशन में गैस एंड सॉलिड। तो बहुत सारी जो मेटल्स होती है वो अपनी सरफेस पर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेती है, या ये कह दो कि हाइड्रोजन को पकड़ के रखती है। ऐसे मेटल किसके एग्जाम्पल हैं? गैस सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, जैसे पैलेडियम है, निकल है, प्लेटिनम है, ये 3 ऐसी मेटल है। सेकंड एग्जाम्पल है इसमें लिक्विड सॉलिड। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल हमें मालूम है कि जितनी भी मेटल्स थी उनमें से एक मेटल ऐसी थी जो लिक्विड में मिलती थी हमें, वो है मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी में बहुत सारी दूसरी मेटल डिसॉल्व हो जाती है। जैसे सोडियम को यदि हम मर्क्यूरी में डिसॉल्व कर दें तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब हम उसे क्या कहेंगे? सोडियम अमलगम। अमलगम का मतलब है कि सोडियम जो है वो मर्क्यूरी में डिसॉल्व है। एक और एग्जाम्पल आता है सिल्वर अमलगम। सिल्वर अमलगम का यूज पहले डेंटिस्ट करते थे। जब हमारे टीथ में कैविटी हो जाती थी तो उस कैविटी को फिलअप करने के लिए सिल्वर अमलगम का यूज होता था। और लास्ट एग्जाम्पल और काम का एग्जाम्पल है ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉलिड हो। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों, और हम उन सारे एग्जाम्पल को मिला के कहते हैं एलोय। एलोय। अब वापस बच्चों आप लोग एक बार बोर्ड पे आ जाएं, सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाएं। और बोर्ड पे क्या है? अब मैं एलोय का एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, जिसमें दोनों कौन होंगे? सॉलिड। सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड हैं। और इनका एग्जाम्पल कौन है? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एलोय। एलोय कैसे बनाते हैं? मेटल के साथ मेटल को मिक्स कर दें या नॉन मेटल को मिक्स कर दें। अब इनका मिक्स होने के बाद जो बनेगा उसे हम एलोय कहते हैं। मेटल्स 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा हो सकती है, यानी मेटल्स होगी 2 या 2 से ज्यादा, या मेटल के साथ नॉन मेटल्स भी हम मिक्स कर सकते हैं, और जो बनेगा उसे हम एलोय कहते हैं बच्चों। इनके एग्जाम्पल देखें आप। ब्रास। ब्रास में कौन कौन होता है? कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में होता है कॉपर एंड टिन। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जिसके बर्तन हमारे घरों में यूज आते हैं, वहाँ आयरन है, निकल भी है और क्रोमियम भी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, मैं उनके अब नाम लिख देता हूँ। जैसे जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक एलोय है। और बहुत सारे अभी जैसे मैंने जो अमलगम के एग्जाम्पल लिए थे उनमें उनको भी कभी कभार हम एलोय कह देते हैं। तो ये सारे बच्चों एलोय के एग्जाम्पल हो गए। एलोय किसमें कंसीडर होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन में। एक और चीज़ है,
जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसे थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए 24 कैरेट में 2 कैरेट गोल्ड कम करके 2 कैरेट कॉपर मिला दी जाती है। तो कॉपर और गोल्ड का जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है और उसमें कॉपर और गोल्ड दोनों सॉलिड है, इसलिए इसका टाइप कौन सा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब लास्ट बच्चों, लास्ट आपके पास एक और चीज है और वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। वो कौन से के लिए है, लिक्विड सॉल्यूशन, यानी जहां सॉल्वेंट कौन होगा, लिक्विड होगा। यदि वहां सॉल्वेंट में वाटर है, यदि सॉल्वेंट में वाटर है तो उस कंडीशन में ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कब कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन में यदि जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और वो वाटर है तो हम उसे कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। और वाटर के अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक का मतलब है वाटर के अलावा दूसरे सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे यदि मैं शुगर को वाटर में डिसोल्व कर दूं तो मैं कहूंगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। अब दिमाग में आएगा एक्वस का मतलब शुगर को हमने वाटर में डिसोल्व किया है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट को मैंने वाटर में डिसोल्व किया है, तो यह है एक्वस सॉल्यूशंस। तो बच्चों ये हमारे सारे एग्जांपल्स हो गए हैं सॉल्यूशंस के। अब हम आगे चलते हैं एग्जांपल्स एंड टाइप कोलोइडल के। चलिए बच्चों आगे चलें। क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलोइड्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, ठीक इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, और वहां हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस के जो 3 टाइप्स हैं वो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के ऊपर बेस्ड थे। लेकिन यहाँ जो कोलोइड्स है इनका जो टाइप है या जो क्लासिफिकेशंस है वो किन के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, दोनों के ऊपर बेस्ड है। सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट कैसी है प्लस सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, दोनों के ऊपर बेस्ड है। सेकंड चीज यहां पर जो काम की है, हमने पहले भी पढ़ा था कि हम यहां सॉल्यूट को सॉल्यूट नहीं कह के क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे यहां पर, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। तो मैं अब इसी लैंग्वेज को क्या कह सकता हूं, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं अब यूज क्या करूंगा, डिस्पर्स्ड फेज, एज वेल एज सॉल्वेंट की जगह यूज क्या करूंगा, डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड फेज यहां लिखी हुई है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, डिस्पर्जन मीडियम यहां मेंशन कर रहा हूं। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट कौन सी है उसके बेसिस पर यहां टाइप आएगा, किसका टाइप, टाइप ऑफ कोलोइड्स, कोलोइडल का टाइप आएगा। और यहां बच्चों आएंगे एग्जाम्पल, यहां एग्जाम्पल आएंगे। तो पहले ध्यान रखना यहां डिस्पर्स्ड फेज होगी, यहां डिस्पर्जन मीडियम होगा और यहां टाइप ऑफ कोलाइड होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मान लो डिस्पर्जन मीडियम जो है हमारे पास सॉलिड होता तो डिस्पर्स फेज क्या हो सकती है, गैस हो सकती है। फिर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, ये कौन हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। फिर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो डिस्पर्स्ड फेज कौन हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, और यहां तीनों कौन है, सॉलिड सॉलिड। फिर टाइप इसके बाद पढ़ेंगे। अब अगले में मैं डिस्पर्जन मीडियम क्या ले लूं, सॉलिड की जगह पर लिक्विड ले लूं, तो यहां लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यहां क्या रहेगा, गैस, लिक्विड, सॉलिड। इसका मतलब डिस्पर्स्ड फेज तो गैस है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लिक्विड हो जाएगा। सेकंड में डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो जाएगा। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो जाएगा। तो सेकंड में मैं यहां क्या ले लूंगा, तीनों में लिक्विड लिक्विड
और लिक्विड। और थर्ड में मैं तीनों क्या ले लूंगा, गैस, गैस और गैस। लेकिन ध्यान क्या रखना है, गैस और गैस इन दोनों का कोलोइडल नहीं बनता है। तो यहां से क्या हट जाएगी, गैस, और यहां से क्या हट जाएगा, गैस। तो कितने टाइप्स के कोलोइडल रहेंगे जहां डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, 2 टाइप्स के। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है तो डिस्पर्जन मीडियम कौन होगा, गैस। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है तो भी डिस्पर्जन मीडियम कौन होगा, गैस होगा। अब बच्चों आपके सामने टेबल आ रही है, इस टेबल में देखें आप लोग कि यही जो टाइप मैंने आपको समझाए थे वो सारे टाइप है बच्चों। फर्स्ट केस में है डिस्पर्जन, डिस्पर्स्ड फेज, फिर है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम को यदि मैं चेक करूं तो फर्स्ट 3 जो है वो सॉलिड है, नेक्स्ट जो 3 है वो लिक्विड है, और लास्ट जो 2 है वो गैस है। और डिस्पर्स्ड फेज में मैं एक एक करके सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, यहाँ गैस नहीं आएगा। अब इनके आप टाइप को हम बाद में समझेंगे बच्चों, आप टाइप पे नहीं आए, चलिए मैं आपको टाइप भी समझा देता हूं। मैं आपको समझाता हूं टाइप में हम कैसे याद रखेंगे। तो मैं इस चार्ट को हटा रहा हूं बच्चों, इस, और वापिस आप बोर्ड पे आ जाएं। मैं आपको टाइप कैसे याद करना है वो आपको मैं समझा देता हूं कि हम फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बेसिस पर जो इनके टाइप हैं वो 8 टाइप हैं। मैं याद कराता हूं, यहां देखें आप लोग, टाइप जरूरी है बच्चों याद होने में। टाइप में फर्स्ट आते हैं, समझते हैं क्या है कैसे है। यदि डिस्पर्जन मीडियम एयर हो या गैस हो, डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, उस कंडीशंस में उसका जो टाइप है वो कहलाएगा एरोसोल। एरोसोल, उसको हम बच्चों कहेंगे एरोसोल। पहला हो गया हमारे पास, क्या है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो हम उसे कहेंगे एरोसोल। सेकंड आ रहा है, यदि डिस्पर्स्ड फेज गैस हो, तो यहां तो डिस्पर्जन मीडियम गैस हुई तो हमने उसे कहा एरोसोल। कि डिस्पर्स्ड फेज गैस हो तो उसके नाम के साथ आता है फोम, FOAM, फोम आएगा, फोम आएगा। तो डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो एरोसोल, डिस्पर्स्ड फेज गैस है तो फोम आएगा। थर्ड हमारे पास है, यदि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, सॉलिड हो, यदि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो तो उस कंडीशन में बच्चों नाम कहीं ना कहीं आता है सोल, सोल आता है। डिस्पर्स्ड फेज, ये फेज वाला एग्जांपल है। डिस्पर्स्ड फेज, ये डिस्पर्जन मीडियम का एक ही एग्जांपल था। अब सारे जो एग्जांपल है वो डिस्पर्स्ड फेज के हैं। जैसे यहां 2 नाम आते हैं, सॉलिड फॉर्म और केवल फॉर्म, ये दोनों टाइप हैं कोलोइडल के। अब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो 2 नाम आते हैं, या तो सोल या सॉलिड सोल। इन दोनों में सोल कॉमन है। ये यहां से फिर देख लो, डिस्पर्स्ड फेज तो सॉलिड है तो डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो सॉलिड सोल आएगा। ये 2 नाम यहां आ गए। तो यहां कितने हो गए हमारे पास टाइप, 2 हो गए ये दोनों। यहां कितने हो गए, 2 हो गए। यहां पर भी 2 है तो 2 2 2 कितने कोलोइडल के टाइप आपको याद हो जाने चाहिए, 6। अब कितने बचे, 2, 7 नंबर और 8 नंबर। एक सोल का अपोजिट है, सोल में क्या पढ़ा था, सॉलिड इन लिक्विड, तो इसका ठीक अपोजिट कर दो, ये सोल है। सोल, एस का मतलब सॉलिड इन लिक्विड, इसको भूल जाए, सॉलिड इन लिक्विड, इसका रिवर्स कर दो तो क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड। इसे बच्चों कहते हैं जेल। ये जेल, ये 7 नंबर हुआ आपका। और 8 नंबर लास्ट है, दोनों लिक्विड हो, दोनों का मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड हो, उस कंडीशन में हम यूज लेते हैं बच्चों इमल्शन। इमल्शन, ये इमल्शन है। तो टाइप में क्या हुआ, वापिस एक बार रिवाइज कर देते हैं। डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो नाम होगा उनका एरोसोल। डिस्पर्स्ड फेज गैस हो तो नाम होगा, पीछे आएगा फोम। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो तो नाम आएगा सॉलिड, सोल आएगा। और लास्ट हमारे पास है जेल और इमल्शन है। तो ये हमारे 8 टाइप हो गए बच्चों। अब आपके सामने वापस वही टेबल आ रही है। इस टेबल में आप देखें, एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। तो कौन कौन से एग्जाम्पल पे हैं, इनके नेम देख लें आप, सॉलिड सोल,
जेल, सॉलिड फॉर्म, सोल, इमल्शन, फोम, एरोसोल, एरोसोल। अब देखें डिस्पर्सन मीडियम जहां गैस है उन दोनों का नाम एरोसोल है। जहां डिस्पर्स्ड फेज गैस है, जहां डिस्पर्स्ड फेज गैस है उनमें नाम देखो बच्चों फोम आएगा। एक में सॉलिड फॉर्म है और एक में फोम है। जहां डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है वहां पर आओ, वहां पर जहां डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है वहां में आप चेक करोगे तो दो में तो नाम है सॉलिड सोल और एक में है सोल, एक और है वो हमारे पहले आ चुका है एरोसोल में। और लास्ट बच्चों बचा है जेल और इमल्शन। इमल्शन में दोनों लिक्विड हैं और जेल जो है वो सोल का अपोजिट है। अब एग्जांपल आते हैं, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये दोनों, ये कौन सा है, सॉलिड सोल है। और जेली, चीज, बटर, ये सारे क्या है, जेल है। फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस, ये सारे क्या है, सॉलिड फोम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ऑयल पेंट्स, ये सारे बच्चों हैं सोल है। मिल्क, फेस क्रीम जो हम यूज लेते हैं ये इमल्शन है। शेविंग क्रीम फोम का एग्जाम्पल है। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो एरोसोल है। और फोग, क्लाउड्स, बादल, मिस्ट, कोहरा, ये सारे बच्चों एरोसोल हैं। इसके अलावा कुछ और कॉमन एग्जाम्पल भी है वो मैं आपको बता देता हूं। इंक जो हम यूज लेते हैं चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लू हो, वो इंक भी कोलोइडल है। ब्लड कोलोइडल है। स्टार्च इन वाटर कोलोइडल है। और मेडिसिन जो हम बहुत सारी मार्केट से लेके आते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो भी मैक्सिमम कोलोइडल हैं। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास कोलोइडल के टाइप और उनके एग्जाम्पल। अब इस टेबल को मैं हटा रहा हूँ। लास्ट बच्चों हमारे पास टाइप है सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन का कोई टाइप नहीं है, वो सारे मिक्सचर सस्पेंशन है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स का डायामीटर 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है। बहुत सारी बुक्स में ये 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा भी है, लेकिन हम हमारी एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग चलें तो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा जिन सोल्यूट के पार्टिकल्स का डायामीटर है वो सारे यदि किसी में भी मिक्स कर दें तो सब क्या बनाएंगे, सस्पेंशन बनाएंगे। तो बच्चों ये सारा खत्म हो गया हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम्पल एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल। अब बच्चों हमारा मेन टॉपिक अगला है और बड़े आराम से समझना उसको, उसका नाम है कंसंट्रेशन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, कंसंट्रेशंस किन की होती है, सॉल्यूशंस की होती है और किन्हीं की नहीं होती। कंसंट्रेशंस हमें क्या आइडिया देती है, किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट के बारे में आइडिया देगी। सोल्यूट ज़्यादा है या कम है। यदि सोल्यूट ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि उसकी कंसंट्रेशंस ज़्यादा है, और यदि सोल्यूट कम है तो हम कहेंगे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस कम है। तो हम लर्न करते हैं कंसंट्रेशंस के बारे में। कंसंट्रेशन, ध्यान से समझना क्या है कंसंट्रेशंस, क्या इंफॉर्मेशन देती है ऑन द गिव आइडिया अबाउट amount of solute present in given amount of solution। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है उसका आइडिया हमें कंसंट्रेशंस देगी। अब सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सॉल्वेंट सॉलिड तो नहीं होगा, लेकिन जो लिक्विड है हम उसको लेते हैं किस में है, क्या हमने उसको ग्राम में लिया है या मिलीलीटर में लिया है। यानी इन यूनिट्स के बेसिस पर इस कंसंट्रेशंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो कंसंट्रेशंस है उसे हम कहते हैं बच्चों मास बाय मास, मास बाय मास। तो यही समझते हैं, इस फर्स्ट मास का मतलब है अमाउंट, अमाउंट की जगह लिख देता हूं मास, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ये फर्स्ट जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड जो है वो मास ऑफ किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना किस में है, वो भी इन ग्राम है।
अब इस मास का जो सिंबल है हम यहाँ क्या ले लें, W। इस मास बाय का ऑब्लिक, इस मास का भी W, यहाँ क्या लगा दें, परसेंटेज। ये परसेंटेज का सिंबल है, मास बाय मास परसेंट। ये फर्स्ट मेथड है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने का। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर ऊपर किसको लिखें, मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ किसको लिखें, मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई किससे कर दें, 100 से। क्यों कर रहे हैं, परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। और यहाँ हम एरर कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं, हम एरर यहाँ पे कर जाते हैं, यहाँ पर। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। और यदि हमें सॉल्यूशंस का मास निकालना है तो हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन दोनों के मास को ऐड करना होगा। इन दोनों के मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशंस आएगा और उसकी वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, तो देखें आपके नीचे जो स्ट्रिप आई है इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि 50 ग्राम जो कॉमन सोल्ट है, लैंग्वेज उसकी मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ए सॉल्यूशंस कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास कंसंट्रेशंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इसका क्या क्या गिवन वैल्यू है, हमें आपके नीचे स्ट्रिप पे आ रहा है बच्चों क्वेश्चन। गिवन क्या क्या है, 50 ग्राम कौन है, कॉमन सोल्ट यानी NaCl है, जो किसका यहाँ काम करेगा, सोल्यूट का। 450 ग्राम कौन है, वाटर है, जो किसका काम करेगा, यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर सॉल्वेंट है। अब 450 सॉल्वेंट है, 50 ग्राम सॉल्यूट है, तो 500 ग्राम कौन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सारी वैल्यू मैं सीधा यहाँ पुटअप कर देता हूँ। 50 सॉल्यूट आ गया, 500 सॉल्यूशन आ गया, 450 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्व करें तो आएगा हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/50 यानी आएगा 10%। अब आता है इस 10% का मीनिंग क्या है, यही बेसिक फंडा है। इस 10% का मीनिंग है कि 10 ग्राम जो परसेंटेज आएगा उतना ग्राम सॉल्यूट, 90 ग्राम वाटर, टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मीनिंग हुआ कि 10 ग्राम सोल्यूट जो है वो 90 ग्राम वाटर में जब डिसोल्व किया तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है। इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट डिसोल्व है और रिमेनिंग 90 ग्राम वाटर है। अब इसका एक और बच्चों एग्जांपल लगभग मिलता जुलता, थोड़ी सी लैंग्वेज वो चेंज कर देता है। फिर देखें, फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 50 ग्राम कॉमन सोल्ट किसमें डिसोल्व है, 450 ग्राम सॉल्यूशन में है। अब यहाँ उसने थोड़ी सी होशियारी कर ली। होशियारी क्या कर दी, हम होशियारी ना करें बच्चों। अब यहाँ है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो उसने सॉल्यूशन का मास ही दे दिया हमें। कितना मास दिया है, 450, तो सब कुछ सेम है। अब हम मास ऑफ सॉल्यूशंस को वहाँ पुटअप कर देंगे, वहाँ आ जाएगा 450। मास ऑफ कितना आएगा, सॉल्यूट 50, यहाँ 450 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 11.11% बाय मास। इसका मीनिंग हुआ कि 11.11 ग्राम कॉमन सोल्ट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। चलिए हम तो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही वर्क करते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड टाइप पर। सेकंड जो टाइप है वो है थोड़ा सा चेंजेस कर देना इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, तो बच्चों आ जाएगा सेकंड कंसंट्रेशंस का टाइप, जिसमें हम कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो कौन सी है, यहाँ चेंज होगा सेकंड में। और यहाँ क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड है ये बच्चों, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास किसका होगा, सॉल्यूट का होगा।
किस में होगा, ग्राम में होगा। वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। किस में होगा, मिलीलीटर में होगा। फॉर्मूला इसका शॉर्ट नेम क्या है, मास है तो W ऑब्लिक वॉल्यूम का V परसेंटेज हो गया। इसका फॉर्मूला W ऊपर क्या आएगा, वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास। डिवाइड किससे करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से करें। मल्टीप्लाई किससे कर दें, 100 से कर दें। ये सारी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास जो आंसर्स आएगा वो आएगा मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ होशियारी थोड़ा सा हम नहीं करें, फिर कह रहा हूँ क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ध्यान रखना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर ये क्यों है, कैसे आई, हमने पढ़ी थी हमारे फर्स्ट चैप्टर में। हमने क्या लर्न किया था कि यदि हमने यहाँ किसी बीकर में वाटर ले लिया है और इसके मार्क, इसका लेवल को हमने यहाँ तक मार्क कर दिया है, यहाँ तक इसका लेवल मार्क कर दिया है। यदि हम ऊपर से यदि हम थोड़ा सा शुगर या कॉमन सॉल्ट ऐड करें और उसे डिज़ोल्व कर दें तो इसके इस लेवल में कोई चेंजेस नहीं आता, ये लेवल यहीं पे रहता है। इसका मतलब जो वॉल्यूम सॉल्वेंट का था वही वॉल्यूम सॉल्यूशंस का होता है। तो ये यहाँ ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसका एग्जांपल बच्चों नीचे आ रहा है आपके, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सेम एग्जांपल है, 50 ग्राम कॉमन सोल्ट किसमें डिज़ोल्व किया गया है, 450 ml वाटर में है। तो गिवन वैल्यूज़ क्या क्या हमारे पास है, गिवन है 50 ग्राम तो कौन है, NaCl, किसका काम करेगा, सोल्यूट का। 450 ml कौन है, वाटर है। ये क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है। यही सॉल्वेंट है, यही सॉल्यूशन है। यही वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशंस का होगा। फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 4, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450, 100 सोल्व करेंगे तो आएगा 11.11 परसेंटेज बाय, ये परसेंटेज यहाँ नहीं आएगा, 11.11 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि 11.11 ग्राम, 11.11 ग्राम NaCl 100 ml सॉल्यूशन में है, 100 ml सॉल्यूशन में है। मास बाय मास में होता तो मैं क्या कहता, 11.11 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, लेकिन यहाँ मास बाय वॉल्यूम है, ये इसका मीनिंग है। तो कहीं पर भी ये लिखा हुआ जाए, इसका मतलब इतने ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। ये बच्चों हमारे पास सेकंड हो गया। थर्ड जो है, जो हमने फर्स्ट से सेकंड में क्या काम किया था, एक W की जगह हम एक V ले आए थे। थर्ड में हम क्या काम करेंगे, दूसरा जो W बचा हुआ है वहां पर भी V ले आएंगे, वहां पर भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड एग्जांपल में। कंसंट्रेशंस का थर्ड तरीका क्या है, किसी भी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने का ये थर्ड मेथड है। यहां हो जाएगा बच्चों, अब यहां भी वॉल्यूम हो जाएगा, तो हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय किसका वॉल्यूम, सोल्यूट का। किस में होगा, ml में होगा। किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का। यहाँ कभी भी सॉल्वेंट नहीं आएगा, हमेशा यहाँ सॉल्यूशन ही आएगा, सॉल्यूशंस का। किस में होगा, ये भी ml में होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/V%। इसका फॉर्मूला फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस है ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ा, इससे पहले वाले में क्यों ऐड नहीं किया, यहाँ क्योंकि यहाँ जो सॉल्यूट है वो उसका भी वॉल्यूम है, और इसके पहले वाले में जो सॉल्यूट था वो उसका मास था, तो मास हम ऐड नहीं करेंगे। जब दोनों वॉल्यूम है, ऊपर भी और नीचे भी, जब दोनों वॉल्यूम में है तब हम इसे ऐड कर देंगे। दोनों का मास है तो भी हम ऐड कर देंगे, यदि एक का मास है एक का वॉल्यूम है तो हम ऐड नहीं करते हैं। तो अब यहाँ ध्यान रखना,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को ऐड करने के बाद। इसका एग्जांपल भी आपके सामने आ रहा है, क्या है, सिंपल सा एग्जांपल है इसका। तो 50 ml अल्कोहल 150 ml वाटर में डिजोल्व किया। देखो आपके सामने बॉटम पे स्ट्रिप आ गई होगी, क्या है उसमें 150 ml, तो कौन है 150 ml, तो कौन है, ये हमारे यहाँ पर वाटर है, जो किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। क्यों, क्योंकि इसकी अमाउंट ज़्यादा है। 50 ml कौन है, अल्कोहल है, जो किसका काम करेगा यहाँ पर, सॉल्यूट का। बस अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया, 200 ml क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया है। सारी वैल्यू पुटअप कर दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, V/V इसका फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 50 है, ml है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस 200 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। आंसर आएगा 25% के पहले क्या लगाओगे, V/V%। ये जरूरी है, यही तो वो बेसिक आइडिया है जो हमें बताएगा कि इस 25% की कंसंट्रेशंस को किस में एक्सप्रेस किया गया है। V/V का मतलब है वो कि 25 वॉल्यूम ml किसका, सोल्यूट का, 100 ml सॉल्यूशन में है। 25 ml सोल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में, इसका मीनिंग ये है। तो हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली, क्या पढ़ ली, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और हमने इन तीनों के एग्जाम्पल भी चेक कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सब एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं। अब अगला और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, और बड़ा ही काम का है, उसके कंसेप्ट बहुत जगह यूज़ आते हैं, और वो है सोल्यूबिलिटी। अब हम आगे चलते हैं सोल्यूबिलिटी के ऊपर। तो सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशंस हम सबसे पहले समझते हैं। सोल्यूबिलिटी याद रखना, फिर कह रहा हूँ, काम की टर्म है, और बच्चों जो हमें समझने में थोड़ी सी बुरी लगती है या समझ में जल्दी नहीं आती, इसका मतलब वो काम की चीज़ है। अब सोल्यूबिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है। फर्स्ट है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, the maximum amount of solute in gram which can be dissolved, अब आगे ध्यान से समझना, in 100 ग्राम of solvent at constant टेम्परेचर। ये है काम की चीज़, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या है, तीन चीज़ें काम की है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है, ग्राम में, जो किस में डिज़ोल्व हम कर रहे हैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट में, और उस समय जब हम डिज़ोल्व करेंगे तब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम, अब इसका मतलब ये समझे हम, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो एक बीकर है, बीकर में मैंने 100 ग्राम क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इसमें मैंने 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व करी, ऐड करी, स्टायर करी, मिक्स हो गई। फिर 10 ग्राम और ऐड करी, 10 ग्राम शुगर और ऐड करी, स्टायर करी, मिक्स हो गई वो भी। अब मान लो 5 ग्राम और ऐड करी, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, 5 ग्राम। अब हुआ क्या, इस 5 ग्राम में से मैं एज्यूम करता हूं कि 3 ग्राम तो क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, 3 ग्राम तो डिसॉल्व हो गई। 2 ग्राम जो थी वो बॉटम पे डिपॉजिट हो गई, वो यहाँ बॉटम पे आ गई। बॉटम पे कितनी आई है, यहाँ पर 2 ग्राम। तो टोटल इस वाटर में टेम्परेचर मान लेता हूं, एक बार ये एज्यूम कर रहा हूं डाटा, 25 डिग्री सेल्सियस हमने इस वाटर का टेम्परेचर रखा था जो कांस्टेंट था। तो 5 ग्राम यहाँ डिसॉल्व हुई, 10 ग्राम यहाँ डिसॉल्व हुई, और यहाँ 5 में से 3 ग्राम डिसॉल्व हुई। तो टोटल शुगर कितनी डिसॉल्व हुई, 5 + 10 + 3 = 18 ग्राम। ये 18 ग्राम क्या हो गई, सोल्यूबिलिटी किसकी हो गई, सोल्यूबिलिटी ऑफ शुगर किसमें हुई है, इन वाटर। तो 18 ग्राम क्या है, वो मैक्सिमम अमाउंट है शुगर की,
वो मैक्सिमम अमाउंट है शुगर की ग्राम में है, जो 100 ग्राम, ये 100 ग्राम लिया था, 100 ग्राम वाटर में डिसोल्व हो गई है। ये 18 ग्राम क्या है, शुगर की सॉल्युबिलिटी है। सेकंड चीज यहीं पर, सॉल्युबिलिटी हमेशा कंसंट्रेशंस के जो 3 फॉर्मूले आए थे उनमें से हमेशा W/W परसेंटेज में शो होती है। जो सॉल्युबिलिटी है हमेशा W/W परसेंटेज में शो होगी। एक बेसिक चीज होगी हमारे पास कि इसको याद रखना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो किसमें हम डिसोल्व कर रहे हैं, किसमें डिसोल्व कर रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में है। अब बच्चों एक और चीज, मान लो यहां टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। अब इसकी यदि मैं इसको गर्म कर दूं तो क्या होगा, तो जनरली, फिर यूज लेता हूं जनरली, मैक्सिमम केसेस में हम यदि इसे गर्म कर दें तो होगा क्या, ये 2 ग्राम जो शुगर डिसोल्व नहीं हो रही थी ये भी डिसोल्व हो जाएगी, और हम थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हम इसमें और शुगर की वैल्यू को, अमाउंट को डिसोल्व कर सकते हैं। मान लो कि मैंने इसको क्या किया, गर्म कर दिया, हीट सप्लाई करी, और हीट सप्लाई करने के बाद जो 18 ग्राम शुगर पहले से डिसोल्व थी, अब मैंने टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो 30 डिग्री सेल्सियस करते ही क्या हुआ, इसमें 5 ग्राम शुगर और डिसोल्व हो गई। अब 5 ग्राम से ज्यादा डिसोल्व नहीं हो रही है, तो अब टोटल कितनी हो गई, 23 ग्राम। ये क्या हो गई है, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर। ये किस टेम्परेचर पर है, 830 डिग्री सेल्सियस। ये किस टेम्परेचर पर थी, 825 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या लगा कि मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम में, नॉट ऑलवेज, मैक्सिमम केसेस में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। समझ में आ गया ना ये। अब उल्टा कर देता हूं सर, यदि हम ऐसा करें कि यदि मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस पर शुगर कितनी डिसोल्व है, 100 ग्राम वाटर में 23 ग्राम है सर। यदि मैं इस टेम्परेचर को 30 डिग्री से कहाँ ले जाऊं वापस, 25 डिग्री सेल्सियस पर ले आऊं, टेम्परेचर्स को कम कर दूं, इस सॉल्यूशंस को कूल कर दूं, तो क्या होगा सर, क्या जो शुगर एक्स्ट्रा डिसोल्व हुई थी 5 ग्राम, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो डिसोल्व ही रहेगी या डिसोल्व नहीं रहेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। जो कंडीशन, जो यहाँ कंडीशंस थी वो कंडीशंस वापस हो जाएगी। जो ही आप टेम्परेचर्स क्या करेंगे, 30 डिग्री से वापस कितना करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस, तो जो शुगर कितनी, 5 ग्राम जो एक्स्ट्रा डिसोल्व हुई थी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस करने पर वो शुगर बच्चों धीरे धीरे बॉटम पे आ जाएगी। कितनी आएगी, 5 ग्राम, और यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएगी। ये जो हमें शुगर मिलती है या जो भी हमें मिलेगा, यहाँ पर शुगर डिसोल्व की तो हमें शुगर मिलेगी, कॉमन साल्ट करता तो कॉमन साल्ट मिलता, यहाँ मैं कॉपर सल्फेट को डिसोल्व करता तो यहाँ कॉपर सल्फेट मिलता। ये जो 5 ग्राम मिलता है इन्हें हम बच्चों कहते हैं क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स कहते हैं। ये क्रिस्टल्स मिलेंगे हमें, किसके मिलेंगे, जो भी यहाँ पर डिसोल्व है। तो अभी हमारे यहाँ शुगर डिसोल्व है तो यहाँ बॉटम पे किसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, शुगर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट। अब बच्चों 2 टर्म्स में आपको समझाता हूँ। एक का नाम है डिसोल्यूशन, एक का नाम है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, और एक है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। दोनों सिंपल है। जब हम शुगर की जगह कोई भी सॉल्यूट ले सकते हैं, शुगर को जब मैं वाटर में डिसोल्व करता हूं तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। जब हम किसी सॉल्यूट को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसोल्व कर रहे हैं, डिसोल्व करने का नाम हुआ डिसोल्यूशन। और क्रिस्टलाइजेशन यहां हमने समझा क्या है कि जो डिसोल्व्ड सॉल्यूट है उसको यदि हम सेपरेट कर दें सॉल्यूशन में से, जो सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में पहले से डिसोल्व है और हम उसको किसी भी मेथड से सेपरेट कर रहे हैं और वो बॉटम पे आके डिपॉजिट हो रहा है सॉल्यूट, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं,
क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका रिवर्स क्या है? सेपरेशन ऑफ dissolved solute at bottom। सेपरेशंस ऑफ डिजोल्व्ड सॉल्यूट एट बॉटम, सेपरेट कहां से करना है? सॉल्यूशन से। इसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशंस। और अब चलते हैं हम दो और बेसिक टर्म है, सिंपल सी है, वो है सेचुरेटेड सॉल्यूशंस और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये समझ में आ गया तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? वो दोनों टर्म समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारे पास है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल सा मीनिंग है, सेचुरेटेड जितना हो सकता है उतना है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितना सोल्यूट डिसोल्व हो सकता है उतना आपने डिसोल्व कर दिया है, तो उसे कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशंस। या सिंपल सा मैं ये कह दूं कि किसी सॉल्यूशन में किसी भी सोल्यूट की जितनी सोल्यूबिलिटी थी उतना आपने उसे डिसोल्व कर दिया है। जैसे ठीक इसके पहले का एग्जांपल जो मैंने लिया था कि ध्यान क्या रखना है, सोल्यूबिलिटी, सेचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लेता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस था और हमारे पास ठीक इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया वहाँ 100 ग्राम वाटर लिया और वहाँ हमने कितने ग्राम शुगर डिसोल्व कर दी थी? 18 ग्राम शुगर। और हमने ये चेक किया था कि इस टेम्परेचर पर इसके बाद अब और शुगर डिसोल्व नहीं हो रही है, तो हमने क्या कह दिया कि 18 ग्राम शुगर की क्या है? सॉल्युबिलिटी है। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट उसकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल डिसोल्व कर दिया गया हो तो वो सॉल्यूशंस क्या होगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशंस है। या एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट को डिसोल्व नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे 18 ग्राम शुगर हमने इसमें डिसोल्व कर दी है, यदि हम 1 ग्राम शुगर और ऐड करेंगे इसी टेम्परेचर्स पर तो वो डिसोल्व नहीं होगी। तो एक ऐसा, तो इसकी डेफिनेशंस जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में है मैं वो एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। और वो क्या है? ए सॉल्यूशन इन विच नो, ये काम का है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसोल्व्ड। अब ये लाइन काम की है, विदाउट राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम नो मोर सोल्यूट को और डिसोल्व नहीं कर सकते हैं वो क्या होगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और ठीक इसका उल्टा कर दो, क्या है? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल सा मतलब है, अनसेचुरेटेड का मतलब है कि अभी उसमें हम और सॉल्यूट को डिसोल्व कर सकते हैं। जैसे सेम एग्जांपल, यदि यहाँ 18 ग्राम की जगह मैं शुगर को 16 ग्राम ही डिसोल्व करता तो ये सॉल्यूशंस कैसा होता? अनसेचुरेटेड, क्योंकि मैं 2 ग्राम शुगर को और डिसोल्व कर सकता हूँ। तो क्या डेफिनेशंस है? सेम डेफिनेशंस है, नो हटा दो, यहाँ ले आओ, सेम की सेम। ए सॉल्यूशन इन विच more solute can be dissolved without rise in temperature is known as a या are known as a unsaturated solutions। तो इन दोनों की डेफिनेशंस होगी। बारीक सा डिफरेंस है, नो का है, नो हटा दो तो अनसेचुरेटेड, नो रहेगा तो सेचुरेटेड। अब इससे पहले भी हमने समझा था और वो वापस समझा देता हूं। सेचुरेटेड सॉल्यूशंस के काम का है टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। सेम वो जो हमने इससे ठीक पहले समझा था, 25 से कितना कर दूं? 30 डिग्री सेल्सियस कर दूं। तो उस कंडीशन में हमें मालूम है कि हमने इसके ठीक पहले वाले एग्जाम्पल में 5 ग्राम शुगर और डिसोल्व कर दी थी। तो यदि किसी सेचुरेटेड सॉल्यूशंस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो वो सॉल्यूशंस अब कैसा हो गया? अनसेचुरेटेड।
क्यों हो गया? क्योंकि हम उसमें अब और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। A saturated solutions become unsaturated on rising the temperature। याद रखना, अब टेम्परेचर को जो ही इंक्रीज करोगे ये कैसा हो गया? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस हो गया है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आ गया आपके पास। सेचुरेटेड सॉल्यूशंस का आ गया, अनसेचुरेटेड का आ गया, और सेचुरेटेड सॉल्यूशंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये सॉल्यूशंस कैसा हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हो जाएगा। अब हमारे एक एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल बच्चों आपके सामने आ रहा है। ये स्लाइड आपके सामने आई, अब आप इसे एक बार ढंग से देखें और ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है? प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्युबिलिटी ऑफ 3 की जगह 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो 4 सब्सटेंसेस कौन से थे यहाँ पर? जो 4 सब्सटेंसेस है वो है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। इनकी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग सोल्युबिलिटी जो है वो यहाँ मेंशन की हुई है। अब इसे आप देखें ढंग से। फर्स्ट पे आए पोटेशियम नाइट्रेट, और जहां लिखा हुआ है सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर केल्विन में है। तो यहां से आप चेक करोगे तो पोटेशियम नाइट्राइट पे आ रहा हूं मैं, पोटेशियम नाइट्रेट पे फर्स्ट पे आ रहा हूं, तो इसका 283 केल्विन पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर 283 केल्विन है। वहां ये 21 ग्राम डिसोल्व हो रही है 100 ग्राम वाटर में। 293 पर इसी का हमने जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये 32 ग्राम डिसोल्व हो गई, यानी कितने ग्राम इस ज़्यादा इंक्रीज हो गई है इसकी सॉल्युबिलिटी? 11 ग्राम। अब इसका टेम्परेचर 313 केल्विन कर दिया है तो ये कितनी डिसोल्व हो गई? 62 ग्राम। फिर कितनी बढ़ गई? 30 ग्राम ज़्यादा पोटेशियम नाइट्रेट डिसोल्व हो गया है जब टेम्परेचर को हमने 20 केल्विन से बढ़ा दिया है। 293 से 313 यानी कितना बढ़ गया? 20 केल्विन। 333 केल्विन पर फिर हमने टेम्परेचर्स को 20 केल्विन बढ़ा दिया, तो 62 से सीधा कितना हो गई? 106 ग्राम, यानी कितने ग्राम बढ़ गई है? 44 ग्राम ज़्यादा इंक्रीज हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। और एंड में कितना कर दिया? 353 केल्विन, यानी कितना टेम्परेचर फिर बढ़ा दिया है? 20 केल्विन। तो कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ज़्यादा डिसोल्व हुआ है? 61 ग्राम और डिसोल्व हो गया। तो टोटल कितना डिसोल्व हो गया है? 167 ग्राम। इसी तरह से बाकी पर ये इफेक्ट अप्लाई होगा। अब नीचे इसके क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन। हमें मालूम है कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना डिसोल्व करते हैं? उनकी सॉल्युबिलिटी के बराबर। सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो टेबल में आ जाएं, पोटेशियम नाइट्रेट पहला ही कॉलम था, 313 पे आ जाएं, 62 ग्राम है, लेकिन ये 62 ग्राम तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में है जैसा क्वेश्चंस में मेंशन है। तो 50 ग्राम वाटर होता तो कितनी डिसोल्व होती? 100 ग्राम में 62 है तो 50 ग्राम में 31 ग्राम डिसोल्व होगी। 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। सेकेंड क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है। प्रज्ञा मेक ए सेचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, कौन सा है? थर्ड, इन वाटर एट 353 केल्विन। 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड कितना डिसोल्व होगा? चलते चलो तो 54 ग्राम। एंड लीव्स द सॉल्यूशंस टू कूल एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर को हम कितना मानते हैं? हम मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस। हम रूम टेम्परेचर को एक बार 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना? केल्विन में यदि हम इसे चेंज करेंगे तो हम आ जाएंगे 293 केल्विन पर। तो कितना टेम्परेचर था उसका? 353 केल्विन। कितना ले आए उसे? 293 केल्विन। तो क्या होगा? सिंपल सादी में इस टेबल को चेक करूं तो 353 पर 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिसोल्व हो रहा था। अब 293 पर कितना डिसोल्व हो रहा है? 35 ग्राम। तो कितने ग्राम KCl या पोटेशियम क्लोराइड अब डिसोल्व नहीं होगा? 19 ग्राम, 19 ग्राम। तो ये 19 ग्राम कहाँ आ जाएगा? बॉटम पे आ जाएगा, और बॉटम पे इसके क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल्स बन जाएंगे। समझ में आ गया? C और D बच्चों आपको चेक कर लेना है और इसके आंसर्स दे देने हैं।
उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। 2 काम करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक ज़रूर करें और समझ में आ रहे हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। एक और चीज़ है, नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, उनके लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में दे रखे हैं बच्चों, वहाँ से जाएं और जो भी आज हमने पढ़ा है इसके नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू बच्चों।